चलिए बच्चों, नया टॉपिक और नई स्वेटशर्ट, थर्मल एक्सपेंशन। हालांकि थर्मल एक्सपेंशन की अलग से शीट है नहीं, आपकी जो कैलोरीमेट्री वाली शीट होगी बेटा उसी का पूरा नाम कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, आपने देख भी ली होगी। तो शीट्स आर नॉट डिफरेंट, शीट्स बेटा आपकी सेम ही है। तो चलिए, टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। चलिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो सॉलिड्स हो, चाहे लिक्विड्स हो, इवन चाहे गैसेस हो, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एक्सपेंड करती है। उनके बीच के इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस, इंटर एटॉमिक सेपरेशंस बढ़ते हैं। और इसके कारण ऑफ कोर्स इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस, इंटर एटॉमिक सेपरेशंस अगर बढ़ते हैं तो ऐसे केस के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है जनरली एक्सपेंड होती हैं। व्हेन ऐसे एक्सपेंड होती हैं तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स की लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है एंड ऑफ कोर्स डेंसिटी घटती है। तो चाहे अपने सॉलिड्स हो चाहे लिक्विड्स हो, गैसेस की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि गैसेस किस तरह से एक्सपेंड करती है पूरा का पूरा एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में देख चुके हैं, तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सॉलिड्स और लिक्विड्स की। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एक्सपेंड्स स्लाइटली, बड़ा हल्के से एक्सपेंड होंगे। ऐसे नहीं कि एक्सपेंड होके वॉल्यूम दुगना हो गया, तिगना हो गया। एक्सपेंड्स स्लाइटली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाओगे तो हल्के हल्के बड़ा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएंगे। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके थर्मल एजिटेशंस बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनके थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। और जैसे जैसे इनके थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ेंगे बड़ा वैसे वैसे ये एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होंगे, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होगा। तो इनके बीच में जो हमारे इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस हैं या फिर आपके जो इंटर एटॉमिक सेपरेशंस हैं वो बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ थर्मल एजिटेशंस बढ़ेंगी। थर्मल एजिटेशंस बढ़ने के कारण उन मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स जो वो एक्सपेंड कर रही हैं, लेंथ्स बढ़ रही हैं, विड्थ बढ़ रही है, एरियाज बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये सब बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी घट रही है। तो ऐसे केस में जो भी आपकी मैक्रो ऑब्जेक्ट हैं, जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी लेंथ बढ़ेंगी, उनकी विड्थ बढ़ेगी, बड़ा उनकी हाइट बढ़ेगी, उनके एरिया बढ़ेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के बड़ा वॉल्यूम बढ़ेंगे, और ऑफ कोर्स डेंसिटी घटेगी। वैसे मैं एक बेसिक कारण भी बता सकता हूं, मतलब मैं बेसिक से भी कारण बता सकता हूं कि किस कारण से इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस या इंटर एटॉमिक सेपरेशंस बढ़ते हैं। हालांकि उसकी ऐसे कोई किसी सवाल में जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल आप सुन सकते हो। सुनिए बेटा, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं और या दो एटम्स हैं। इन दो एटम्स के बीच में सेपरेशन लेट्स बेटा आपका आर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, उस इंटर एटॉमिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का जो कर्व आता है, शायद हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने कभी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो ये एज्यूम करके मान रहा हूं कि बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर दो एटम्स इस तरह से आर डिस्टेंस दूर हैं, दो एटम्स इस तरह से अगर आर डिस्टेंस दूर हैं, तो इन दोनों की जो इंटरेक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका इस सेपरेशन के साथ एक कर्व है। एंड कर्व आई रियली होप बेटा आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ा होगा इस तरह से, ठीक है। ग्राफ इज लाइक दिस। मान लीजिए कि कभी बेटा इन दोनों एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कुछ न कुछ U1 है, कोई स्मॉल टेम्परेचर था T1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके पोटेंशियल एनर्जी है U1। पोटेंशियल एनर्जी U1 है, इस बात का मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो सेपरेशन है
वो R1 से लेकर R2 तक वेरी कर रहा है। सेपरेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? R1 से लेकर R2 तक। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है। ये लेट्स से बड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन है और दोनों ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं, कभी नजदीक आते हैं कभी दूर जाते हैं। जब नजदीक आते हैं तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन R1 है और दूर जाएंगे तो सेपरेशन बड़ा आपका R2 है। ठीक है, और ये एक तरह से बड़ा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे जितना पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है उतने बड़ा आपका पार्टिकल राइट जा रहा है। ठीक, तो ये एक तरह से आपकी एक तरह से एवरेज डिस्टेंस हो गई एंड दिस एवरेज डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स R1 प्लस R2 अपॉन 2। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो नए वाले टेम्परेचर पर लेट से एनर्जी है ये, ये मिटाया था बड़ा। नए वाले टेम्परेचर T2 पर एनर्जी है U2। अब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो सेपरेशन है वो यहाँ इस R1 से लेकर इस R2 तक वेरी कर रही है। अब आपने नोटिस कर लिया होगा कि जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे जो डिस्टेंसेस हैं वो ऐसे ये और ये, अब सिमेट्रिक नहीं बेटा, सिमेट्रिक नहीं है, अब सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर तो क्या था कि जितना नज़दीक गया था उतना ही दूर गया था, यहाँ पर नज़दीक कम गया है पार्टिकल और दूर ज़्यादा गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जीज बढ़ेंगी, तो पार्टिकल नज़दीक तो कम जाएंगे और दूर ज़्यादा जाएंगे। और इस कारण से क्या होगा कि हायर टेम्परेचर पर जो भी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहां से पार्टिकल क्या होंगे, नजदीक भी आएंगे, नजदीक आएंगे तो सेपरेशन होगा R1, दूर भी जाएंगे, दूर जाएंगे तो सेपरेशन होगा R2। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि नजदीक तो आ रहे हैं कम और दूर जा रहे हैं ज्यादा। तो ऐसे केस में इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ऑन एन एवरेज सेपरेशन जो है वो अब इतना नहीं रहेगा बेटा, उससे ज्यादा हो जाएगा। एवरेज सेपरेशन यहां कहीं हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर पर तो क्या होगा कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नजदीक उतना दूर, जितना नजदीक उतना दूर। हायर टेम्परेचर पर नजदीक कम आएंगे दूर ज्यादा आएंगे, नजदीक कम आएंगे दूर ज्यादा आएंगे। तो जो एवरेज सेपरेशन बड़ा वो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाहर का आएगा और इस कारण से हम बोल पाएंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया है, एटम्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया है। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है सवालों में, बट फिर भी है ना आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये बेसिक कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम के बढ़ने का। आई होप इट्स फेयर इनफ। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज लिक्विड्स और सॉलिड्स एक्सपेंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सपेंड करके लेंथ डबल हो गई, वॉल्यूम डबल हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। 1% लेंथ बढ़ गई, आधा % लेंथ बढ़ गई, 0.4% लेंथ बढ़ गई, है ना, 0.8% एरिया बढ़ गया, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। सर इतने छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, इसके बावजूद हम ये थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते क्यों हैं? जब टेम्परेचर बढ़ाने से किसी रॉड का, किसी मेटल का लेंथ बढ़कर डबल नहीं हो रही, 1.5 गुना नहीं हो रही, हल्का सा चेंज आया, तो आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? बेटा इसलिए पड़ गई है क्योंकि हमारी बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमें इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बॉडीज जो है वो एक्सपेंड होती है, भले कम होती हो लेकिन उनके बहुत बड़े फर्क पड़ सकते हैं। कैसे फर्क पड़ सकते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बेटा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग बड़ा रेलवे ट्रैक्स होते हैं, और बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई रेलवे ट्रैक है, आस पड़ोस में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और ये रेलवे ट्रैक है 10 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही गर्मियां आई वैसे ही ऑफ कोर्स बड़ा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 40 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर हो गया, अब बड़ा रेलवे ट्रैक्स थोड़े थोड़े एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि बने तो मेटल के ही हैं तो वो एक्सपेंड होंगे। और एक्सपेंड होने से जो रेलवे ट्रैक ऐसे था वो सारा का सारा एक्सपेंड होना चाहता है। उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो हल्के फुल्के ऐसे बैंड हो जाएं,
वो हल्के फुल्के इस तरह से बैंड हो जाए। पहले तो वो कोशिश करेंगे कि, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो सारा का सारा ऐसा है, पहले तो बड़ा यूं ऐसे होने की कोशिश करेंगे, ऐसे होके टूट भी सकते हैं, और अगर लेंथ बढ़नी होगी तो बड़ा हल्के फुल्के इस तरह से बाहर निकल सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। और इस केस में हमारे जो रेलवे ट्रैक वो इस तरह से बैंड हो सकते हैं। जो ट्रेन यूं जानी चाहिए थी और बड़ा वो जैसे ही ट्रेन यूं जाएगी उसके गिरने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे केस में हम नहीं चाहेंगे कि रेलवे ट्रैक इस तरह से अपनी लेंथ को बढ़ाए, लेकिन लेंथ तो बढ़ेगी। तो सर क्या करें? तो आपने नोटिस किया होगा इस बात को कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो इस तरह से पूरे के पूरे लेंथ के अंदर एक साथ नहीं होते। रेलवे ट्रैक ऐसे होते हैं, एक ट्रैक ऐसी, फिर बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के अगला ट्रैक ऐसा, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के अगला ट्रैक ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो ट्रैक ऐसे होंगे, जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बेटा थोड़ी सी जगह है, ये हल्का सा इधर फैल जाएगा, 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 ये हल्का सा इधर फैल जाएगा। अभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, और अगर पुश नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो आपने नोटिस भी क्या होगा कि रेलवे ट्रैक्स एक साथ नहीं बिछाते, रेलवे ट्रैक्स के अंदर ऐसे थोड़ा सेपरेशन रखते हैं कि अगर समर्स आ भी जाए तो रेलवे ट्रैक्स के पास एक्सपेंड होने के लिए स्पेस। ठीक है, यही बात बेटा आपने ना ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, जो पुलियां होती है बेटा अपने शहरों में, जो पुलियां होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, उनको बनते हुए देखा होगा। ऐसा नहीं है कि बेटा एक शहर में पुलिया बनानी हो, फ्लाईओवर बनाना हो तो एक साथ पूरा का पूरा बना दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने सारी की सारी पुलिया, अगर सारा का सारा फ्लाईओवर अगर एक साथ बना दिया, एक साथ बना दिया, तो मान लो कि आपने बेटा बनाया सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे समर्स आई लेट्स से बेटा 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो ये पुलिया बेटा बनी तो ऑफकोर्स सॉलिड की है, कंक्रीट है, पत्थर है, आयरन रोड्स हैं, तो वो सारे के सारे बेटा एक्सपेंड होना चाहेंगे। एक्सपेंड होना चाहेंगे तो जो आपका फ्लाईओवर ऐसे था वो यूं होना चाहेगा, यूं होना चाहेगा। पहले बड़ा आपका फ्लाईओवर ऐसा था, वो यूं होना चाहेगा। तो जैसे आपका पहले फ्लाईओवर यूं था और वो हल्का सा यूं होना चाहेगा, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़ा फ्लाईओवर के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे? क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे टेम्परेचर वापस से सर्दियाँ आई और 40 डिग्री सेल्सियस से वापस से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आया, तो वो जो आपका फ्लाईओवर था जो था वो हल्का सा यूं हुआ था, वो वापस उसी पोजीशन पे आना चाहेगा, वापस उसकी लेंथ घटनी चाहिए, तो वापस से आपका जो फ्लाईओवर है वो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आना चाहेगा। तो आपकी विंटर्स में आपका फ्लाईओवर ऐसे हो जाएगा, समर्स में ऐसा हो जाएगा, विंटर्स में ऐसे, समर्स में ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही ये आपका फ्लाईओवर 2-3 साल गुजारेगा, वैसे बड़ा ऐसे हल्का फुल्का एक्सपेंड हुआ, कंप्रेस हुआ, एक्सपेंड हुआ, कंप्रेस हुआ, तो उसके अंदर क्रैक्स बहुत सारे आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका फ्लाईओवर टूट भी सकता है। सर ऐसे टूटेगा तो कैसे पार पड़ेगी? तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्लाईओवर जो होते हैं वो इस तरह से पूरे के पूरे एक साथ बनते ही नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन में अगर हल्का फुल्का ध्यान दिया हो कि कहीं साइड में फ्लाईओवर बन रहा और आप बड़ा साइड से गुजरे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्लाईओवर जो होते हैं ऐसे पार्ट्स में बनते हैं। इतना फ्लाईओवर, फिर इतना फ्लाईओवर, फिर इतना फ्लाईओवर, फिर इतना फ्लाईओवर, ऐसे पार्ट्स में बनते हैं। और बीच में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देते हैं, जिसको ऊपर ऐसे हल्का सा चाहो तो बड़ा आप ऐसे कंक्रीट से बंद कर सकते हो, लेकिन बीच में ऐसे कोई मैटर बढ़ते नहीं है। ये थोड़ी सी जगह खाली छोड़ते हैं, चाहो तो ऐसे हल्का सा तुम ऊपर से ऐसे थोड़ा जो रोड की डामर वगैरह होती है उससे तुम बंद कर सकते हो, लेकिन ऐसे बीच में कोई और मैटर बढ़ते नहीं है, बस ऐसे हल्का सा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मान लो समर्स आई तो क्या होगा कि ये जो बीच में हमने जगह खाली छोड़ रखी है ना, ये पार्ट बढ़ना चाहेगा, बढ़ना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट ऐसे फैल कर, ये पार्ट ऐसे फैल कर यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी तरह से समर्स आएंगे तो ये वाला पार्ट भी फैलेगा, ये वाला पार्ट फैलेगा, तो ये वाला पार्ट बेटा यूँ हो जाएगा और ये जस्ट टच कर जाएंगे। ये वाला पार्ट भी बेटा हल्का फुल्का फैलेगा और ये जो खाली जगह थी उसको कवर कर लेंगे। खाली जगह को कवर किया, अब तक बड़ा इन पार्ट्स ने एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट नहीं किया, और जब तक पुश करना स्टार्ट नहीं किया तब तक बेटा कोई इस तरह का स्ट्रेन या स्ट्रेस नहीं आया, और अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस नहीं आए तो इसका मतलब आपका जो पुलिया है वो टूटेगी नहीं। तो आपने बेटा इस बात को नोटिस किया होगा कि ऐसे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, जानबूझ के छोड़ी जाती है, कि अगर मान लो कि समर्स आए और हमारी पूरा पूरा फ्लाईओवर अगर मान लो कि एक्सपेंड होना चाहे तो उसके पास एक्सपेंड होने के लिए जगह हो। ये आपने हल्के हल्के जो गैप्स हैं आपने नोटिस भी किए होंगे, खास तौर से आपने कभी कार के अंदर बैठे हो, बाइक पर बैठे हो, ऑटो के अंदर बैठे हो, तो जब भी फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरती है तो ऐसे आवाज़ आती है, जैसे टायर उस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरता है तो ऐसे आवाज़ आती है, कड़क कड़क
कड़क। वो कब आती है आवाज़? जब इस छोटी सी जगह के ऊपर से पहिया गुजरता है तो वो थोड़ी सी आवाज़ उसकी आती है। तो आपने नोटिस किया होगा ये वाली आवाज़, और ये आवाज़ बड़ा किस चीज़ की है? इस खाली जगह की है। तो ये खाली जगह क्यों छोड़ते हैं? मक्कारी कर रहे हैं क्या? नहीं, मक्कारी नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के छोड़ रखी है। इसलिए छोड़ रखी है कि हम जानते हैं कि समर्स के अंदर हमारे फ्लाईओवर हल्के फुल्के एक्सपेंड होते हैं और उनका एक्सपेंड होने के लिए जगह देनी चाहिए। अगर जगह नहीं दी तो यही पार्ट्स एक दूसरे को इस तरह से बड़ा प्रेस करेंगे, और अगर प्रेस करेंगे तो हमारा फ्लाईओवर इस तरह से टूट भी सकता है। तो रेलवे ट्रैक ना टूटे ना बैंड हो, तो हमने बेटा रेलवे ट्रैक्स के अंदर भी जगह छोड़ी, और इस तरह से फ्लाईओवर भी बेटा ना टूटे, इसलिए हमने फ्लाईओवर को बनाते वक्त भी इसका ध्यान रखा कि सारा का सारा फ्लाईओवर एक साथ ना बनाए, पार्ट्स में बनाए और थोड़ी बीच में उनके जगह छोड़े। और इससे ऑफकोर्स बेटा उनकी लाइफ तो थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी क्या, अच्छी खासी बढ़ती है। ठीक है, तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि आपका जो इंजीनियरिंग वाला दिमाग है वो थोड़ा काम करे कि हाँ भाई, भले ही सॉलिड्स और लिक्विड्स थोड़े से ही एक्सपेंड हो, लेकिन उनके थोड़े से ही एक्सपेंड होने से भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। बड़ा अच्छा खासा फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा खासा तगड़ा फर्क पड़ता है। और अगर हम इन बातों का ध्यान ना दें तो जो भी हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उनकी ऑफकोर्स बड़ा लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला पॉइंट जो हमारे काम का है और वो ये है कि जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड होगी, जब भी टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सपेंड होगी तो उसकी साइजेस बढ़ेंगी, उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी, शेप चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ेगी। कहना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप का फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। जैसे मान लो कि तुम्हारी कोई बहुत ही अच्छी सी फोटो आ गई, गलती से मान लो बेटा तुम्हारी कोई बहुत ही बढ़िया फोटो आ गई और तुमने कहा कि यार फोटो तो बढ़िया आ गई, इसको मैं बड़ा करवा लेता हूँ। तो वो क्या करेगा कि तुम्हारी जो फोटो आई है उस पूरी फोटो का फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कर देगा, शक्ल थोड़ी चेंज कर देगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो चेहरा बड़ा कर देगा और आंखें उतनी रख लेगा। हर चीज ऑफकोर्स उसी प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ेगी और शक्ल चेंज नहीं होगी। आपका जो थोबड़ा है, आपका जो बड़ा फेस है, उस फेस की शेप चेंज नहीं होगी। हाँ, साइजेस बड़ी हैं। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगी वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा। मतलब द शेप विल रिमेन सेम, ओनली द साइज हैज इंक्रीज्ड। तो चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखते हैं इस बात को। चलिए, on increasing temperature, shape of object remains unchanged, only sizes has increased. Sizes has increased, but obviously means length बड़ी है, width बड़ी है, एरिया बड़े हैं, वॉल्यूम बड़े, शेप में कोई चेंज नहीं आया। What I mean to say is that कि बड़ा मान लीजिए कि कोई लोअर टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा लोअर टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी रॉड्स की बनी हुई है, 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, 4 रॉड की बनी हुई है। 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड। ठीक है, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो इसका फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट हो जाएगा। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट हो जाएगा, इस बात का मतलब ये है कि इसकी शेप चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइज चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बड़ा ये लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये कम बढ़ जाएगी, नहीं, जैसा दिखने में पहले था वैसे दिखने में बाद में है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर आया कि पहले साइजेस कम थी, अब साइजेस ज़्यादा है। जो लेंथ का रेशो पहले था वही लेंथ का रेशो बाद में है, जो लेंथ के रेशो पहले थे वही लेंथ के रेशो बाद में है। द शेप हैज़ रिमेन अनचेंज्ड, ओनली द साइजेस हैज़ इंक्रीज्ड।
या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ऑब्जेक्ट होगी वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या होगा बच्चे, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। क्या होगा बच्चे, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का अर्थ तो समझ में आ गया कि हमारी कोई पासपोर्ट साइज फोटो बहुत अच्छी आ गई, तो हमने सोचा कि चलो उस फोटो को हम बड़ा कर लेते हैं, तो उस फोटो को हम बड़ा करवा लेते हैं और फिर ऑफ कोर्स दीवार पे हम टांगना चाहें टांग सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा हमारी उसमें शक्ल चेंज होगी, शक्ल तो वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ साइजेस बढ़ गए अपने, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा, इसी बात को मैं एक तरीके से और बोल सकता हूं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उस ऑब्जेक्ट के किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट, किसी भी पेयर ऑफ, तो मन में कोई से दो पॉइंट ले लो, किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। लिखना चौड़ा लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन इंक्रीजिंग temperature, separation between any pair of points on an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, separation between any pair of points on an object will increase। किसी भी दो पॉइंट के बीच सेपरेशन जो होगा वो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। कोई से भी दो पॉइंट ले लो, जैसे बड़ा मान लो कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे ऐसे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, कोई से पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच में लेट से बड़ा सेपरेशन है एल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। लोड ही नहीं लेना अपन को, तो अपन बड़ा लोड ही नहीं लेना, मान ये बात, ठीक। चलिए बच्चों, मैं आपसे बड़ा एक दो छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, बड़ा आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी पर सवाल पूछ रहा हूं। ऑफ कोर्स बड़ा कोई न्यूमेरिकल चीज़ें तो सिखाई नहीं है, कोई फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि जो बात बताई है, जो थ्योरेटिकल बात बताई है, उस पर सवाल पूछ रहा हूं और 3 सवाल लगातार पूछ रहा हूं। जो लास्ट वाला सवाल होगा उसके बेसिस पे बड़ा हम आगे जाके थ्योरी भी बनाएंगे, ठीक है। पहला सवाल, बड़ा आपके पास एक रिंग है, ऐसी कौन सी रिंग होती है, ढंग से बनाओ, चलो ठीक है। ऐसी रिंग है आपके पास, ऐसी बड़ा आपके पास कोई ना कोई रिंग है, ठीक है। ये बड़ा कोई खाली जगह बीच में, पूरी रिंग नहीं है, ऐसे, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां कहीं कोई पॉइंट है लेट से डी। हमने टेम्परेचर किया इंक्रीज, हमने बड़ा टेम्परेचर किया इंक्रीज, ठीक, और इसका रेडियस बड़ा लेट से है आर, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटीज विल इंक्रीज, बड़ा कौन से क्वांटिटीज बढ़ेंगी। पहला ऑप्शन रेडियस, दूसरा ऑप्शन ए से डी तक के डिस्टेंस, बी से डी तक की डिस्टेंस, और चौथा ए से बी तक की डिस्टेंस। टेक योर टाइम, आराम से सोचो और जवाब दो। बड़ा मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, कितने भी सही हो सकते हैं इसमें, कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। बड़ा जवाब दीजिए कि कौन से बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मेरी फीलिंग है कि मोस्टली बच्चों ने ये आंसर दिया है,
मुझे ऐसा फील होता है कि मोस्टली बच्चों ने ये आंसर दिया, और किसी बच्चे ने अगर ये आंसर दिया है कि सर चारों ही सही है, तो ऑब्वियस बात है कि वो बच्चा सारी बातें बहुत ही बढ़िया से सुन रहा है। आर बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, आर बढ़ेगा, इस बात को सोचना बहुत ही आसान सा काम था बेटा। इस ए पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स बेटा यहां कहीं एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से सी। ए और सी के बीच में डिस्टेंस बेटा कितनी है 2r। मैंने मेरे बच्चों को यह सिखा रखा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब 2r बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने में 2 तो बढ़ नहीं सकता, तो पक्की बात है r तो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ए से डी तक के डिस्टेंस बच्चे उसी लॉजिक से वापस से बोल देंगे कि सर ए और डी के बीच में जो सेपरेशन है वो ये रहा। किसी भी दो पॉइंट के बीच सेपरेशन आपके कहने के हिसाब से बढ़ना चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर दो पॉइंट है तो टेम्परेचर बढ़ने पर उन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए। सो ए डी मस्ट इंक्रीज। सेम इज द कॉन्सेप्ट विथ डी डी, बी से डी का सेपरेशन भी बढ़ना चाहिए। अगर मैंने आपको जो चीजें सिखाई हैं वो अगर तुम अप्लाई करते तो तुम फिर से बोलते कि सर ए बी भी बढ़ेगा, लेकिन तुम में से कई बच्चों ने जो मैंने सिखाया, जो मैंने बताया वो तो अप्लाई किया नहीं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स अप्लाई की। उन्हें फील आई ऐसी कि अच्छा एक्सपेंड होंगे तो ये दोनों पॉइंट नज़दीक आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से कोई थ्योरी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो मेरे बच्चों को ये सिखाया कि एक ही ऑब्जेक्ट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेपरेशन तो बढ़ेगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बेटा एक्सपेंड होंगे तो दोनों नजदीक आ जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं कि अपन ने, वो तुम अपने आप ही फील कर रहे हो। जो बताया है बेटा वो तो लगाया नहीं, जो बताया बेटा वही तो लगाना था। ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेपरेशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स विल इंक्रीज, सो ए बी विल ऑल्सो इंक्रीज। जरा सोचो बेटा, ए बी इंक्रीज ना होता और उतना ही रह जाता, या फिर कम हो जाता, या फिर कम हो जाता, तो इस रिंग की शेप तो चेंज आती। रिंग की शेप तो चेंज आती। रिंग की शेप वही तब रहेगी जब रिंग बढ़ रही हो, तो ऑफ कोर्स इनके बीच का सेपरेशन भी उसी रेशियो के अंदर बढ़े, तभी तो शेप इंटैक्ट रह पाएगी। अदरवाइज ये जो सेपरेशन है उतना का उतना रह जाए या कम हो जाए और रिंग बड़ी हो जाए, तो आप ये थोड़ी कह पाओगे कि भाई एग्जैक्टली वही शेप है कि नहीं बेटा। तो सारे के सारे सेपरेशंस आपके बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके पास इस तरह की एक रेक्टेंगुलर प्लेट है बेटा। आपके पास बड़ा इस तरह की एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें कैविटी है। कैविटी मतलब बड़ा खाली जगह, बाकी तो मेटेलिक प्लेट है ऐसे, मेटेलिक प्लेट है ऐसे। इसकी लेंथ बड़ा L है, विड्थ बड़ा इसकी W है। ये जो कैविटी है, खाली जगह है, इसका रेडियस बड़ा R है, और यहां से तक का सेपरेशन आपका A है। सवाल बहुत ही क्लियर सा है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटीज विल इंक्रीज। पहला ऑप्शन है L, दूसरा ऑप्शन है W, तीसरा ऑप्शन है R और चौथा ऑप्शन है A। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनमें से कौन सी क्वांटिटीज, कौन सी बेटा ये जो लीनियर क्वांटिटीज मैंने लिखी हुई है कौन सी बढ़ेंगी। बहुत ही आसान सवाल बेटा, अब तो तुम समझ गए, अब तुमने दिमाग लगा लिया कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स इन दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन तो बढ़ेगा, क्योंकि आपने क्या रखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर ऑब्जेक्ट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है L तो बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ने पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन बढ़ना चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन भी तो बढ़ना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है W भी तो बढ़ना चाहिए। R बेटा कहा ना, फीलिंग से थोड़ी होगा तुम्हारा आंसर थोड़ा फिजिक्स से आएगा। फिजिक्स ये कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन, लेट्स से दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y, सेपरेशन बिटवीन x एंड y शुड इंक्रीज। मैंने तो ये सिखाया है
सेपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2r, 2r शुड इंक्रीज, 2 तो बड़ा ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ने से रहा, कौन बढ़ेगा, r बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स r विल इंक्रीज, है ना। ये जबरदस्ती अपने दिमाग के अंदर कचरा मत क्रिएट करना कि अच्छा सर ये सारी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होगी तो पिघलेगी तो अंदर आएगी, ऐसे फालतू गंदी बातें बिल्कुल करनी ही नहीं है, जो सिखाया है वही लगाना है। ए भी बढ़ेगा, बड़ा ए भी तो बढ़ेगा। लेट्स से बड़ा दिस पॉइंट इज z, सेपरेशन बिटवीन x एंड z इज a, सेपरेशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स विल इंक्रीज, सो a विल ऑल्सो इंक्रीज। सब बढ़ने चाहिए। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। मान लो कि ये आपकी शक्ल है, मान लो कि ये आपकी 1 आई है, तो मैंने कहा कि चलो बेटा आपकी जो फोटो आई है उसका फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट करते हैं। तो क्या करोगे, पूरी की पूरी शक्ल की तो साइज बढ़ा दोगे और आंखों की साइज उतनी रखोगे, कम करोगे या बढ़ाओगे? तो आप बोलोगे सर अगर मुझे एग्जैक्टली मेरी शक्ल वैसे की वैसी रखनी है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट ही करना है, तो ऑफकोर्स जिस रेशो में हमारी लेंथ विड्थ बढ़ेंगी उसी रेशो में हमारा रेडियस भी तो बढ़ना चाहिए, तभी तो शक्ल वो की रह पाएगी, उसी रेशो में बढ़ना चाहिए, है कि? आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। चलिए, तो सब बढ़ेंगे बेटा। लास्ट, हालांकि थोड़ा सा रिपीटेटिव है, बट इस लास्ट वाले में एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम आगे की अपनी थ्योरी बनाएंगे, ठीक है? सुनना, आपके पास एक डिस्क है जिसमें कंसेंट्रिक कैविटी है, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है, कैविटी का रेडियस r1 है, डिस्क का रेडियस r2 है। ये बड़ा आपके कैविटी है बीच के अंदर, बाकी आपके डिस्क है, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इस ऑब्जेक्ट का बड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल इंक्रीज? पहला ऑप्शन है r1, दूसरा ऑप्शन है r2, तीसरा ऑप्शन है r1 प्लस r2, चौथा ऑप्शन है r2 माइनस r1। इन चारों में से कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेंगी? बड़ा टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेंगी। अगेन बड़ा सवाल तीसरी बार कर रहा हूं, कम से कम इस बार तो सब बच्चों ने सही किया होगा। सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। r2 तो पक्का बढ़ेगा। ले बेटा, मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए यहां पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y, दिस पॉइंट इज z एंड लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज w। सेपरेशन बिटवीन x एंड y इज 2r1। On increasing temperature, separation between any pair of points must increase. So 2r1 must increase, 2 is constant, so r1 must increase. बढ़ना भी चाहिए बेटा। अगर आपकी ये शक्ल है और बड़ा ये आपकी आई है, तो अगर आपकी शक्ल बड़ा फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कराओगे तो उसकी साइज अगर बढ़ेगी तो आपकी आई की साइज भी तो बढ़नी चाहिए, है कि नहीं बेटा? सेपरेशन बिटवीन w and z is 2r2, 2 is constant, so r2 must increase. r1 is increasing, r2 is increasing, so obviously r1 plus r2 is also increasing. Sir, what do you say about r2 minus r1? Of course it is also increasing. r2 भी बढ़ रहा है, r1 भी बढ़ रहा है और r2 minus r1 भी बढ़ रहा है। ऐसा कैसे बोल पाए सर आप? ऐसे बोल पाया कि look at these 2 points. This point is y, this point is z. Separation between y and z is r2 minus r1, है कि नहीं बेटा? यहां से आता है डिस्टेंस r2, यहां से आता है डिस्टेंस r1, दिस सेपरेशन इज r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 मस्ट इंक्रीज, ठीक बेटा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेपरेशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स मस्ट इंक्रीज, सो r2 माइनस r1 ऑल्सो इंक्रीज। आंसर तो आ गया, लेकिन मैं अब एक इन्फेरेंस के मूड में हूं, मैं एक रिजल्ट के मूड में हूं, और वो रिजल्ट का मेरा मूड ये है कि r1 भी बढ़ रहा है, r2 भी बढ़ रहा है, लेकिन r2 ज्यादा बढ़ रहा है और r1 कम बढ़ रहा है। मतलब चेंज इन r2 इज मोर देन चेंज इन r1।
क्या समझ में आया बेटा? चेंज इन R2 इज मोर देन चेंज इन R1। बड़े दोनों हैं लेकिन R2 ज्यादा बड़ा और R1 कम बड़ा, इस कारण से R2 माइनस R1 भी बढ़ गया। समझ गए बेटा? तो आप इससे ऐसा कह सकते हो कि जिसका डायमेंशन ज्यादा है पहले से ही, जिसका डायमेंशन ज्यादा है पहले से, उसमें चेंज ज्यादा आएंगे, और जिसकी डायमेंशन कम है, मतलब जो लेंथ कम है, वो कम बढ़ेंगी। बढ़ेंगी सारी, लेकिन छोटी लेंथ कम बढ़ेगी, बड़ी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, बड़ी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। मैं इसको अब बेटा मैं एक तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। हमारा आंसर सब आ चुका बेटा, सब हमने बड़े तरह से कर लिया। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। ये तो हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बकलोली कर रहे थे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन सवाल तो बेटा हमसे न्यूमेरिकल भी पूछेंगे। वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे उनको हम हल्का फुल्का डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में हम ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ है ना, उसमें कितना चेंज आएगा उसी को डिस्कस करेंगे, और कोई बात डिस्कस नहीं करेंगे, और कोई बात डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस बात को, है ना। विड्थ में क्या चेंज आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, उसको हम एक बार डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल कंसिडर ओनली द चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। सो इन लीनियर एक्सपेंशन वी विल डिस्कस change in length due to change in temperature. Of course we know it very well कि as we increases the temperature length will increase, but how much? अब सुनना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। मतलब मैं डायरेक्ट भी इस बात को लिख सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बच्चों को हल्का फुल्का फील करा सकता हूं। सुनना बेटा, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, टेम्परेचर है T। एक दूसरी रॉड है सेम मटेरियल की, जिसकी लेंथ है 2L और टेम्परेचर है T। ठीक है, इस रॉड के अंदर ऐसे है ना खूब सारे एटम्स है ना यूं पड़े बेटा। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसे पड़े नहीं है, वो बड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं, बट ऐसे अजम्पशन के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि ऐसे ना n एटम्स पड़े हैं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो गया। ठीक है, तो एटम्स के बीच में सेपरेशन जो पहले R था, मान लो वो R से बढ़कर अब लेट से R प्लस डेल्टा R हो गया होगा, है कि नहीं। तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और इसकी लेंथ बेटा बढ़कर मान लो कि L प्लस डेल्टा L हो गई है। अब इसकी लेंथ कितनी बड़ी है उसको बड़े आराम से कह सकता हूं कि देखो भाई n एटम्स हैं बेटा, n खूब सारे एटम्स हैं, ऐसे 10-12 नहीं, खूब सारे। ठीक है, तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू n एटम्स है, और हर एटम के बीच में सेपरेशन कितना बढ़ गया है, डेल्टा R। कितना बढ़ गया बेटा, डेल्टा R। सिंपल, हर दो एटम के बीच का सेपरेशन डेल्टा R बढ़ गया है। तो ऐसे अगर मान लो n सेपरेशन होंगे तो n डेल्टा R लेंथ बढ़ गई है। n इज वेरी लार्ज नंबर। ये 2L लेंथ है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर भी एटम्स पहले से तो उतने ही सेपरेशन पे पड़े होंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की जो संख्या है वो बड़ा ऑब्वियस बात है कि n नहीं है बेटा, कितनी है, 2n है। सेम मटेरियल, सेम कहानी। और इसका टेम्परेचर अगर तुम T से बढ़ाकर बेटा अगर T प्लस डेल्टा T करोगे तो इसकी लेंथ बेटा कुछ ना कुछ ऐसे आएगी। पहले 12 थी प्लस डेल्टा L डैश, थोड़ी लेंथ बढ़ गई। सर कितनी लेंथ बढ़ी है बेटा, मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा L डैश इक्वल्स टू, अब आप बड़े आराम से बोलोगे कि सर हर दो एटम के बीच में सेपरेशन तो सर डेल्टा R बढ़ना चाहिए ना, हाँ बेटा बढ़ना चाहिए। और ऐसे कितने सेपरेशन है, 2n। यहां पर नंबर ऑफ सेपरेशन n है, तो यहां पर नंबर ऑफ सेपरेशन 2n है, तो आपको सर 2n इंटू डेल्टा R। यहां से कुछ नोटिस किया आपने, आप लोग हाँ से बिल्कुल नोटिस किया है कि जो n डेल्टा R है वो तो डेल्टा L है, तो डेल्टा L डैश इज 2 टाइम्स डेल्टा L। इसका मतलब सेम मटेरियल की अगर मेरे पास दो रॉड्स होंगी
और उनका अगर मैं सेम टेम्परेचर इंक्रीज करूं, अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, तो इसकी लेंथ अगर डेल्टा L बढ़ी है तो इसकी लेंथ 2 टाइम्स डेल्टा L बढ़ेगी। और लॉजिक कितना ऑब्वियस है कि उस लाइन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या दुगनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या दुगनी हो जाएगी तो ऑफकोर्स सेपरेशन भी तो दुगना होना चाहिए। तो ऐसे में मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है बेटा। ये जो मैंने बात बोली है इसको लोगों ने एक्सपेरिमेंटली भी कंक्लूड किया, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, और हम इससे बड़े आराम से कह सकते हैं कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल लेंथ। इसके मुकाबले इसकी लेंथ है दुगनी, तो इसकी चेंज इन लेंथ के मुकाबले इसकी चेंज इन लेंथ होगी दुगनी। अगर मैंने इससे 10 गुना लेंथ अगर रखी तो 10 गुना ज्यादा एटम होंगे, 10 गुना ज्यादा सेपरेशन होंगे, तो लेंथ भी 10 गुना ज्यादा बढ़ेगी। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल लेंथ। हालांकि ऑफ कोर्स और भी पैरामीटर्स होंगे, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, मटेरियल क्या है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये बात हमारे लिए थोड़ी सी प्राइम थी कि चेंज इन लेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एक्चुअल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, बट इट इज वेरी ऑब्वियस कि ऐसा होना चाहिए भी था, वो ऐसा है भी। तो मैं फाइनली रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा, रिजल्ट सुनिएगा। हालांकि मैंने काफी सारा समय तो रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में लगा दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में तो बैठ गई होगी वाली बात कि हाँ सर बात तो सही है। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके लेंथ है L, टेम्परेचर है T। मैंने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T किया, तो इसकी लेंथ बड़ा बढ़कर हो गई है L प्लस डेल्टा L। और ये जो चेंज इन लेंथ है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड ऑफ कोर्स एक्चुअल लेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को मिलाकर मेरे पास जो फॉर्मूला आया है बड़ा वो आया है चेंज इन लेंथ इज सम कांस्टेंट इनटू L डेल्टा T, some constant into L delta T. Change in length is directly proportional to change in temperature. Change in temperature डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Change in length is directly proportional to actual length, ये हम बड़ा कंक्लूड कर चुके थे। और ये जो अल्फा है ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और बड़ा इवन बेटर वर्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बड़ा थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ऐसे बड़ा शब्द तुम सुन लोगे, ठीक है क्या? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल जो होंगे बड़ा वो ऑफ कोर्स कम ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, कोई चीज ज्यादा एक्सपेंड होती है, कोई चीज कम एक्सपेंड होती है ना। मेटल्स अक्सर ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, बड़ा वुड कम एक्सपेंड होती है, तो वुड का अल्फा कम आएगा, मेटल का ज्यादा आएगा। हालांकि जो भी एक्सपेंशन है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल तो है ही है, लेकिन किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं इस पर भी तो फर्क पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सपेंड, कोई ऑब्जेक्ट कम एक्सपेंड, ये सब तो बेटा चलेगा चलेगा। सो इट इज ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, चेक करना है इसकी यूनिट क्या होगी। चेंज इन लेंथ तो मीटर है, लेंथ भी मीटर है, मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, तो 1 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, तो इसकी यूनिट होगी 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या बेटा 1 अपॉन केल्विन। इसकी डायमेंशन भी लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर की मैं के लिख चुका हूं, कई बार बेटा बुक्स के अंदर थीटा भी लिखी रहती है, मैं बेटा के यूज करता हूं, जेईई मेन IIT एडवांस भी के ही यूज करते हैं, ठीक है। ये अगेन IIT एडवांस्ड का सवाल था, मैंने कहा था ना एक बार एक मैच तो कल आया था कि अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, बेटा अल्फा की डायमेंशन K-1, ठीक है। 4 ऑप्शंस थे, बेटा एक ही था। ये बेटा आपका अल्फा है, अल्फा आपको अक्सर सवाल में दे रखा होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेंथ बढ़कर ये जो फाइनल लेंथ आई है ये कितनी आई है, फाइनल लेंथ आई है एक्चुअल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, एक्चुअल लेंथ प्लस अल्फा L डेल्टा T। बेटा L तो कॉमन निकाल लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये बेटा आपकी फाइनल लेंथ। फॉर्मूला याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला याद रख लो, वही बहुत है, उसके अलावा कुछ खास दिमाग में कोई कचरा इकट्ठा करने की जरूरत थोड़ी बेटा, बाकी तो तुम खुद भी सोच सकते हो, है कि नहीं।
बाकी थोड़ा हम खुद भी तो सोच सकते हैं ना, इतना दिमाग तो अपने पास है ही कि बाकी चीज़ें हम खुद सोच लेंगे। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, हाँ, व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ? व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ? नाम से आइडिया लग गया होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। चेंज इन लेंथ हम निकाल चुके हैं, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअल लेंथ ऑफ कोर्स एल, दोनों कैंसिल, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। मुझे ऐसे पर्सनली ये फॉर्मूले पसंद नहीं है, लेकिन इन पर बड़ा सवाल पूछ रखे हैं, इसलिए मुझे फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं। बाकी तो ठीक है, अगर मैंने चेंज इन लेंथ निकालनी आती तो फ्रैक्शनल चेंज भी निकालनी आती, कौन सा बड़ा काम है। इसी तरह से कोई और कह दे कि सर परसेंटेज चेंज इन लेंथ, अरे हाँ यार, परसेंटेज चेंज इन लेंथ बेटा क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन लेंथ होगी चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू 100। ठीक है बच्चों, और ऐसे में आप कह सकते हो कि क्या बेटा, चेंज इन लेंथ कितनी है, अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन एल इंटू 100। एल से एल कैंसिल, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। चलिए बच्चों, ये फॉर्मूले हैं, चाहो तो बच्चों याद रख सकते हो, और चाहो तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एल का फॉर्मूला ही याद रखो, बाकी बिल्कुल मस्त रहो, बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बड़े आराम से फॉलो हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेन काम किसका है, और डेल्टा एल का है, बाकी सब तो हो ही जाएगा, है ना। बड़ा सवाल लिखिए, हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ बेटा 3 मीटर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 4 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों, और टेम्परेचर जो है वो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस किया है। ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से वर्ड्स में लिखाने की जरूरत नहीं ना, सब बातें समझ में आई होगी। फाइंड चेंज इन लेंथ, बेटा कितनी लेंथ बड़ी है, दूसरा फाइनल लेंथ, तीसरा बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, एंड लास्ट परसेंटेज चेंज इन लेंथ। चलो करते हैं बच्चों, सबसे पहले चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ इज ऑफ कोर्स अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा मतलब दे रखा है बेटा, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल लेंथ इज 3 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सो चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा लिख दो 20 डिग्री सेल्सियस। कभी टेम्परेचर घट रहा हो, थोड़ा माइनस भी लगा सकते हो, टेम्परेचर घटेगा तो माइनस लिख सकते हो, फिर उस केस में आपकी लेंथ घटेगी तो माइनस अपने आप आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। दिस 0 विल कंपनसेट विद दिस, एंड बड़ा 4 3 12 2 24, दैट इज 24 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज 24 मिलीमीटर। बड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 3 12, अरे सॉरी 4 3 12 48, दैट इज 48 मिलीमीटर, या बेटा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अरे यार बड़ा पहले से ही था, मैंने क्या कर दिया, 3 2 6 24 ही था, सॉरी सर, दिस इज 24, माय फॉल्ट। ये 2.4 सेंटीमीटर, बढ़िया है।
ठीक है बच्चों, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, ये चेंज इन लेंथ हो गया। व्हाट इज फाइनल लेंथ? फाइनल लेंथ इज ऑफ कोर्स 3 मीटर प्लस 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप इसे क्या लिख सकते हो? 3.024 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज ऑफ कोर्स चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। या तो बेटा दोनों को सेंटीमीटर में लिखो या दोनों को मीटर में लिखो, तो मेरे पास आ गया दैट इज 2.4 सेंटीमीटर अपॉन 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बेटा सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल। बेटा देखना कितना आ गया बेटा, मेरे ख्याल से ये आ गया 2.4 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻², दैट इज 0.8 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ? दैट इज ऑफ कोर्स चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू 100। बड़ा वापस से सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, बट दैट कम्स आउट बी 0.8%। 0.8%। ये बड़ा आपका फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज इन लेंथ है। दोनों बड़ा मोर और लेस एक ही बात है, दैट इज आउट ऑफ 1, दैट इज आउट ऑफ 100। वो सिर्फ और सिर्फ कहने की स्टाइल अलग है, बाकी बड़ा बात तो एक ही। तो इस तरह से बड़ा हम बड़े आराम से चेंज इन लेंथ को सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेंथ चेंज होगी बड़ा, वैसे ही हमारे आस पड़ोस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ फिजिकल इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ने पर ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ बढ़ती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो चेंजेस क्या क्या हैं बेटा सुनिएगा, उन पर किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं सुनिएगा, अच्छा लगेगा देखना बेटा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूँ, अपने आप में सवाल है सबके सब। ठीक है, चाहो तो आप उनके रिजल्ट याद रख सकते हो और चाहो तो बेटा उनको जैसे मैं समझा रहा हूँ समझ लो, एक ही बात है। सबसे पहला सवाल मान सकते हो एक तरीके से आप, दैट इज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा? सुनो बड़ा, मान लीजिए कि टेम्परेचर है θ°C। सर टेम्परेचर तो आप T से लिखते थे ना बेटा, T से अब टाइम पीरियड लिखेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ कर टेम्परेचर को θ लिख दिया। झेल लोगे ना इतना तो, ठीक है। टेम्परेचर है θ°C। ये आपके पास बड़ा कोई फिक्स्ड हिंज है, स्मूथ हिंज है। ये आपके पास बड़ा कोई ना कोई वायर है जिसकी लेंथ है L0 और इसके साथ बड़ा एक बॉब लटका रखा है ऐसे, एंड इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। इसका टाइम पीरियड हमें बड़े आराम से लिखना आता है, T इज इक्वल्स टू बड़ा लेंथ L ही मान लेते हैं, T इज इक्वल्स टू 2π√L/g। आई रियली होप कि बड़ा आप लोगों को फॉर्मूला याद है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाकर θ प्लस डेल्टा θ°C किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो तार है ना बेटा, ये जो मेटल का वायर बना है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और कहानी कुछ ऐसी होगी, ये आपकी स्मूथ हिंज, ये बड़ा आपका वायर, हल्की सी बड़ा लेंथ तो बढ़ेगी, ये आपका बॉब, नई वाली लेंथ लेट से L', वी नो दैट इट इज पुरानी वाली लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा बड़ा इस वायर का दे रखा होगा, दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दिस वायर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा θ। अगेन बड़ा ये इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऐसे चम कर रहा है। उसका नया टाइम पीरियड T' विल बी ऑफ कोर्स 2π√, नई वाली लेंथ अपॉन g। g तो वही रहेगा, टेम्परेचर चेंज करने से g थोड़ी चेंज होगा। आप कह सकते हो कि नया वाला टाइम पीरियड जो है दैट इज 2π√, नई वाली लेंथ दैट इज L 1 प्लस अल्फा डेल्टा θ अपॉन g। हमारे पास बड़े आराम से आ गया 2π
रूट एल बाई जी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ। ये जो 2 पाई रूट एल बाई जी इसको हम पहले से पहचानते हैं, आप वहां से बिल्कुल पहचानते हैं। नया वाला टाइम पीरियड आ गया है, पुराना वाला टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ। ये लो बच्चों, नया वाला टाइम पीरियड पुराना वाला टाइम पीरियड से ज्यादा है। द रीजन इज कि लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड तो बढ़ेगा ही। टाइम पीरियड बढ़ने से घड़ी स्लो हो जाती है। आपको सिंपल पेंडुलम में सिखा चुका हूं कि घड़ी स्लो हो जाती है। सर स्लो कैसे हो जाती है? वैसे मैं इस बात को अगेन सिंपल पेंडुलम बता चुका हूं, लेकिन फिर से बोलता हूं। जो हमारे पास नॉर्मल सिंपल पेंडुलम होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, आने का 1 सेकंड, जाने का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। अब जो आपकी घड़ी होगी, मान लो कि उसका टाइम पीरियड हो गया 2.1 सेकंड, तो जाएगी और आएगी। टाइम एक्चुअल तो कितना हो गया? 2.1 सेकंड, लेकिन इसने एक चक्कर काटा है तो ये दिखाएगी क्या कि 2 सेकंड। एक्चुअल टाइम पूरा चक्कर काटने में टाइम लग गया इसको 2.1 सेकंड, लेकिन ये तो कह रही है कि भाई मैंने तो एक ही चक्कर काटा है, और अगर मैंने एक चक्कर काटा तो टाइम तो सिर्फ 2 सेकंड है। तो बता 2 सेकंड रही है, एक्चुअल में टाइम 2.1 सेकंड हो गया, तो ये घड़ी लैग कर रही है, ये घड़ी स्लो हो गई है। और इसी की अगर मान लो टेम्परेचर घट जाता, इसकी लेंथ घट जाती, लेंथ घट जाती तो टाइम पीरियड घट जाता। तो जो टाइम पीरियड आपका आने और जाने में 2 सेकंड था वो घटकर हो सकता है कि 1.9 सेकंड हो जाता। तो उससे क्या होता कि बाकी आपके जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम है जो सही काम कर रहे हैं वो पूरा चक्कर काटने में 2 सेकंड लेते हैं, ये पूरा चक्कर काटने में सिर्फ 1.9 सेकंड लेता, सिर्फ 1.9 सेकंड लेता। तो ये बताता क्या कि देखो मैंने 2 चक्कर काट लें, टाइम 2 सेकंड हो गया, और टाइम हुआ कितना? सिर्फ 1.9 सेकंड, क्योंकि तो सिर्फ 1.9 सेकंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो इस बात को आप कह सकते हो कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी आपकी स्लो होगी। अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो इसकी लेंथ घटेगी, लेंथ घटेगी, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगी, लेंथ घटेगी तो बेटा हमारी घड़ी फास्ट हो जाएगी। मतलब वो घड़ी जो ऑफकोर्स सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। ऐसी बेटा घड़ियां आजकल होती नहीं है, तो बता रहा हूं, ठीक है। ये बेटा दोनों टाइम पीरियड का रिलेशन है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं। इस तरह का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि बेटा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, अगर x की वैल्यू बेटा 1 के सामने बहुत बहुत छोटी है तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस nx। इट इज नोन एज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि अल्फा अक्सर बहुत छोटा होता है, तो अल्फा डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो t 1 प्लस हाफ को अंदर ले आओ, हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। मेरे पास आ गया t डैश माइनस टी, बड़ा फिर t को नीचे ले आओ, इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। अरे क्या क्या लिखते बड़ा, मैंने एक स्टेप बीच में उड़ा दिया, चलेगा ना? सर ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन एक्चुअल टाइम पीरियड। अरे इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। बेटा क्या है ये? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। तो कोई अगर मुझसे पूछे फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ऊपर तो क्या आ गया? चेंज इन टाइम पीरियड, नीचे क्या आ गया? एक्चुअल टाइम पीरियड। चेंज अपॉन एक्चुअल इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज, और इसका बढ़िया फॉर्मूला आ गया हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। चाहो तो बच्चों याद कर सकते हो, इस पर बड़ा सवाल भी हो सकते हैं शीट के अंदर, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। सर परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहाँ करता रहूँगा इन सब कामों को, तुम कर ही लोगे। सिर्फ और सिर्फ बड़ा वैल्यूज पटकनी है, हमारा बड़े आराम से काम तो इसमें बन ही जाता है। तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज है ये बेटा याद रखें, बहुत सारे सवालों के अंदर इस फ्रैक्शनल चेंज पर सवाल पूछे जाते हैं बेटा पूछे जाते हैं। आगे चलिए बच्चों, ये रहा बेटा हमारा लेंथ बढ़ने के साथ साथ कैसे हमारी घड़ी स्लो होती है।
लेंथ घटने के साथ बेटा कैसे कैसे घड़ी हमारी फास्ट होती है और उसका फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला था बेटा, हमें याद रहना चाहिए। आगे चलिए बच्चों, जैसे इस बात पे हम एक सवाल कर सकते हैं, बड़ा सवाल अच्छा सा है, लिखिएगा। A simple pendulum gives correct time at 20 degree Celsius, ठीक है ना। Its wire is made up of iron whose coefficient of linear expansion is 1.2 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius, ठीक है ना। How much slow or fast this pendulum clock is in one summer day, पूरे दिन में कितनी, 24 घंटे में कितनी फास्ट या स्लो होती है इन ए समर डे वेयर टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। बड़ा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरे के पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारी घड़ी कितनी स्लो या फास्ट होगी। पहली बात तो मेरे बच्चे बोले सर टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो घड़ी जो है ना उसकी लेंथ हल्की सी, मतलब सिंपल पेंडुलम की लेंथ हल्की सी बढ़ गई है। लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया है, और टाइम पीरियड अगर बढ़ गया है तो पूरा चक्कर काटने में ज़्यादा समय ले रहा है, और अगर पूरा चक्कर काटने में अगर ज़्यादा समय ले रहा है तो ऑब्वियस बात है कि घड़ी तो स्लो हुई है, घड़ी तो स्लो हुई है। एक्चुअल टाइम तो वही 2 सेकंड रहेगा, लेकिन उसे पूरा चक्कर काटने में 2 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा, तो वो हमेशा टाइम जो होगा वो तो कम बताएगा, ठीक है। कितनी स्लो हुई है, सीधे बड़ा फॉर्मूला हम बड़ा आराम से रख सकते हैं। हमें पता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। सर इससे आएगा आंसर? बिल्कुल आएगा, लॉजिक लगाओ सब आएगा। सुनना बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड आया हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। बेटा अल्फा कितना है? 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन डिग्री सेल्सियस। बेटा हमारा जो सिंपल पेंडुलम वाला जो अरेंजमेंट था वो 20 डिग्री सेल्सियस पर सही काम करता था। अब टेम्परेचर बढ़कर बड़ा कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑफ कोर्स 20 डिग्री सेल्सियस। बड़ा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड इट इज ऑफ कोर्स 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। ये फ्रैक्शनल चेंज है टाइम पीरियड में। दिस इज ऑफ कोर्स चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन एक्चुअल टाइम पीरियड। कहने का मतलब कि हर 1 सेकंड के अंदर इतनी स्लो हो गई है। कहने का अर्थ ना, फ्रैक्शनल चेंज का तो अर्थ यही होता है कि हर 1 सेकंड के अंदर इतनी स्लो हो गई है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर 1 सेकंड के अंदर इतनी स्लो हुई है तो पूरे दिन में कितनी हुई है। बड़ा फ्रैक्शनल चेंज का अर्थ जानते ना कि इतना चेंज हुआ है 1 सेकंड पे, इतने सेकंड चेंज हुआ है 1 सेकंड में। फ्रैक्शनल चेंज का तो अर्थ ही है कि अगर टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो इतना पीछे चला जाता है। 1 सेकंड अगर टाइम पीरियड हुआ तो 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 सेकेंड्स स्लो होगी 1 सेकंड के अंदर। अगर आपका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो ऑफ कोर्स 2 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 सेकंड। अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो बड़ा इतनी स्लो होगी। तो पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में कितनी स्लो होगी? 24 इंटू 60 इंटू 60, इसमें कितनी स्लो होगी? 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60।
पर सेकंड इतनी स्लो है तो पूरे दिन में कितनी स्लो है? इतनी स्लो है। बड़ा कैलकुलेट करना, 0 0 बड़ा निपटा, ये 10 रेज़ टू पावर -3 1.2 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। इतनी स्लो है पूरे दिन में। बड़ा देखते हैं कितना आता है। 1.2 इंटू 24 इंटू 36 और 10368 और 10368 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 सेकेंड्स। तो बड़ा मेरे ख्याल से ये हो गया 1.036 सेकेंड्स। इतनी स्लो हो गई है पूरे दिन में। इतनी स्लो हो गई थी 1 सेकंड में, तो इतनी स्लो हो गई है पूरे के पूरे दिन में। तो इस तरह का सवाल तुम बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमसे जेईई मेन वगैरह में पूछ लें। आईआईटी एडवांस में इस तरह का सवाल बड़े आराम से आ सकता है। लेकिन फॉर्मूला बड़ा कौन सा अपना मेन एम बड़ा आपका हाफ अल्फा डेल्टा थीटा है। अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे निकालते हैं, कैसे इसको सोचते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।